हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आखिरी के 10 दिन बाकी है। आपको क्या करना है, अपने माइंड को एकदम ही क्या करना है, रिलैक्स रखना है। ठीक है, टेंशन मत आने देना, पॉजिटिव थॉट्स ही आने देना। उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको ओवरकम करो पॉजिटिव थॉट्स वगैरह से। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई कर रखी होगी तो आपके एग्जाम्स अच्छे ही जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि खराब ही होगा। तो इससे अच्छा क्या है, रिलैक्स रहो, पढ़ाई जितनी हो सकती है उतनी कर लो। और क्या होगा, बिना किसी टेंशन के पेपर देके आओ, आपके पेपर्स एकदम ही बढ़िया जाएंगे। ओके, आज के सेशन में अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स जो है, ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स के अभी हमने क्या करा था, 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है आपका, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ठीक है, उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, फटाफट से पूरा रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में अराउंड 12 से 14 मार्क का है। ठीक है, जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आसान होता है, वैसे ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा आसान है। और इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको एफर्ट्स भी नहीं पुट करना है। प्रॉपर्टीज रहेंगी, फॉर्मुलेज रहेंगे, वो आपको पता रहना चाहिए। आप इजीली जो है एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बना के आ जाओ। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के एक बार चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, उसके पहले देखो एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। तो आपको क्या होगा, जो भी अपडेट्स वगैरह पूरे मिलते जाएंगे। ओके, एंड ये पूरे के पूरे सेशंस जो है, ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के, ये मैं 18 जून तक पूरे अपलोड कर दूंगा आप लोग को। ओके, एंड ये नोट्स वगैरह भी जो है, स्टैटिस्टिक्स के जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। ओके, यहाँ पे देखना, अभी हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 5 मेजर्स हमने देखे थे। कौन कौन से थे 5 मेजर्स? सबसे पहले हमने देखा था अरिथमेटिक मीन, बाद में है मीडियन, उसके बाद हमने देखा था मोड, फिर था ज्योमेट्रिक मीन, और आखिरी में देखा था हार्मोनिक मीन। ध्यान आ रहा है? ये 5 मेजर्स अभी हम क्या करेंगे, फटाफट से पूरे रिवाइज करने वाले हैं। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट ही कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन से। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज। ठीक है, और अरिथमेटिक मीन जो है, ये चीज हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखा था। आपको ध्यान में आ रहा होगा, अरिथमेटिक मीन जो है, ये चीज हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखा था। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो अगर आपका डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है, डेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट डेटा और एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका डिस्क्रीट डेटा है या फिर इसको हम अनक्लासिफाइड डेटा भी बोलते हैं, तो अगर आपका अनक्लासिफाइड डेटा है तो उसके केस में अगर आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, वो आपका समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जैसे अगर आपके ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन टिल xn, और इनका अगर आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, अब अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन टिल xn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उन सभी का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि कितना था, n। इसको हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ xi i इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ दिख भी रहा है। अरिथमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं या तो am से या फिर x बार से। ठीक है, ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, x बार। ओके, और अनक्लासिफाइड डेटा के लिए जो आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बनके तैयार होता है वो क्या रहेगा, समेशन ऑफ xi i इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाय स्मॉल n। बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, एकदम बच्चे से लिखा फॉर्मूला है, सभी को पता ही होता है। इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर आपका जो डेटा गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके केस में अगर आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है, समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपिटल N क्या रहेगा आपका, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही? ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N। बात समझ में आ रही? ठीक है,
अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये जो xi है वो क्या रहेगा आपका मिडल वैल्यू, ठीक है। वो जो ग्रुप है उसका मिडल वैल्यू, उसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रुप है उसका मिडल वैल्यू, बात समझ में आ गई। जैसे लेट सपोज करो आपका पहला ग्रुप है 10 से 20, आपका पहला ग्रुप क्या है 10 to 20, ओके। तो यहाँ पे आप xi का वैल्यू क्या पुट करोगे, 10 से 20 है आपका ग्रुप, क्या है 10 से 20, तो यहाँ पे मिडल वैल्यू क्या रहेगी 15, बात समझ में आ रही। अगर आपका दूसरा ग्रुप है 20 से 30 तो उसका मिडल वैल्यू क्या रहेगा 25, ओके। अगर आपका तीसरा ग्रुप है 30 से 40 तो उसका मिडल वैल्यू क्या रहेगा 35, बात समझ में आ गई। तो अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में xi क्या रहेगा आपका मिडल वैल्यू, ठीक है, क्लास मार्क उस ग्रुप का मिडल वैल्यू, बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं आता है, फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, चाहे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, बस वो जो xi रहेगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या रहेगा आपका मिडल वैल्यू, ग्रुप का मिडल वैल्यू, जिसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज मैंने नोट्स में लिख रखी है, ये नोट्स भी अगर आप पूरे से पढ़ के चले जाओगे तो आप इजीली क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। तो अभी हम पूरे नोट्स पहले कवर कर रहे हैं, बाद में हम क्या करेंगे मॉड्यूल में से, ठीक है, आईसीआई का जो स्टडी मेट है उसमें से हम क्या करेंगे सेट ए और सेट बी के जो क्वेश्चंस है उनको भी पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है सेट ए और सेट बी में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की भी और डिस्पर्शन की, उसको भी हम क्या करेंगे पूरा कवर करेंगे। तो ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन चालू है, अगर आप ये रिवीजन लेक्चर्स बढ़िया से देख लेते हो तो आपका क्या होगा 80+ मार्क्स भी बन जाएगा, ठीक है। हम बहुत डिटेल में रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा आपके इजीली जो है 80+ मार्क्स भी बन जाएंगे, ठीक है। बट आपको क्या करना है अच्छी से पूरा, आपको पूरा अटेंटिव रहना है, ठीक है, पूरा ध्यान से सब चीजें सुनना है। क्वेश्चंस वगैरह को भी क्या करोगे आप, मैं यहाँ पे सॉल्व करो, आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। और हो सके तो रिवीजन लेक्चर्स 2 बार देख लेना, तो क्या होगा आपके इजीली जो है 80+ भी बन जाएंगे। और जो लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रखी थी मैथ्स वगैरह की, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की, तो भी आप इजीली 60+ तो बना ही लो, ओके। यहाँ पे अभी मैंने क्या करा आपको अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलेस बता दिए। अनक्लासिफाइड डेटा के लिए भी, अनक्लासिफाइड डेटा के लिए फॉर्मूला क्या समेशन ऑफ xi अपॉन स्मॉल n, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi डिवाइडेड बाय कैपिटल n, ठीक है। कैपिटल n मतलब क्या होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में xi मतलब क्या रहेगा मिडल वैल्यू, उस ग्रुप का मिडल वैल्यू, जिसको हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। अब हम देखना प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पे आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ध्यान से देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। हर सेंट्रल टेंडेंसी का जो हम मेजर पढ़ेंगे उसमें वही सेम चीज आएगी, पहले फॉर्मूलेज आएंगे और बाद में क्या होगा प्रॉपर्टीज आएगी, ओके। तो आपका क्या होगा पूरा ध्यान रहना चाहिए स्क्रीन के ऊपर और जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर। अगर आप बराबर से पूरा सुन लेते हो, समझ लेते हो, तो आप इजीली जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे। इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 से 14 मार्क का वेटेज है इसका, और आसान चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, इजीली जो है एग्जाम टाइम पे आप क्या कर रहे हो, अगर क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सिर्फ अगर आपको ये चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर्मुलेज है, प्रॉपर्टीज, उनको अगर आपको रिवाइज करना है तो हार्डली आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे और क्या होगा आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ओके। तो देखना सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में पहला प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको जो डेटा गिवन है, अगर आपको जो डेटा गिवन है उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का वैल्यू क्या है सेम है, उन सभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है सेम है, तो अरिथमेटिक मीन क्या रहेगा आपका वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेट सपोज करो आपको जो डेटा गिवन है उसमें 5 ऑब्जर्वेशन है और 5 की 5 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अरिथमेटिक मीन भी क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन भी कितना आएगा 10 ही आएगा। आप फाइंड करके देख लो ना, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन सभी का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ रहा है 10 ही, बात समझ में आ गई। ये पहला प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन का कि आपको जो डेटा गिवन है उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस अगर उनको सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू सेम है तो अरिथमेटिक मीन किसके बराबर रहेगा वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर। जैसे यहाँ पे जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हो तो कितना आ रहा है 10, ठीक है, और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू भी कितना है 10 ही, बात समझ में आ गई। ये पहली प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन का क्या है पहला प्रॉपर्टी, ओके। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है समेशन ऑफ xi माइनस x बार, ये कितना आएगा 0 आएगा। अनक्लासिफाइड डेटा के केस में समेशन ऑफ xi माइनस x बार कितना आएगा 0, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट xi माइनस x बार कितना आएगा 0, बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया। तो ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा लिखा है।
अनक्लासिफाइड डेटा के केस में क्या होगा, समेशन ऑफ xi माइनस x बार, ये कितना आएगा 0। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय xi माइनस x बार कितना आएगा 0। बात समझ में आ गई? ओके, ये जो हम निकाल रहे हैं xi माइनस x बार, ये क्या चीज है, डेविएशंस फाइंड कर रहे हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, किसके अबाउट, अरिथमेटिक मीन के अबाउट, ठीक है। और जब आप उसका समेशन करोगे तो क्या आएगा 0 है। और वही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने जो डेविएशन फाइंड किया, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन थे आपने डेविएशन फाइंड किया है, अरिथमेटिक मीन कह रहा हूं, उसको जब आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे और बाद में जब उसका समेशन करोगे तो क्या आएगा 0 है। बात समझ में आ रही? ओके, थर्ड, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थर्ड नंबर का जो प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन भी बहुत बार टेस्ट होते हैं। ओके, अरिथमेटिक मीन जो है वो आपका क्या होता है, अफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और चेंज ऑफ स्केल से भी। अरिथमेटिक मीन जो है वो आपका चेंज ऑफ ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है और चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं आप लोग को। यहाँ पे देखो, आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ x पता है, ठीक है, आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ x पता है, कितना है 5 है, ठीक है। आपको y और x के बीच का रिलेशनशिप पता है। लेट्स सपोज करो क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, y इक्वल्स टू व्हाट, 5 माइनस 3x। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है y बार, ठीक है। y बार मतलब क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ y। आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ y फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो चीज है y इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, y और x के बीच में आपको जो रिलेशनशिप गिवन है y इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, इसमें जो 5 है इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, और ये जो -3 है इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। जो आपका वेरिएबल x था उसमें अगर आप कोई भी चीज ऐड कर रहे हो या लेस कर रहे हो तो क्या रहेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर आप कोई भी चीज उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पे x में क्या हो रहा है, x को आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये -3 क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्केल। बात समझ में आ रही? ये -3 क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ स्केल, ओके। और अगर आपने क्या करा, 5 को ऐड किया ना, ठीक है, 5 को आपने क्या करा, ऐड किया यहाँ पे, तो ये 5 क्या रहेगा आपका, चेंज ऑफ ओरिजिन, ये चेंज ऑफ ओरिजिन। बात समझ में आ गई? चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज वेरिएबल में ऐड कर रहे हो या लेस कर रहे हो तो क्या हो गया, चेंज ऑफ ओरिजिन। और अगर आप उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से या डिवाइड वगैरह कर रहे हो तो क्या हो गया आपका, चेंज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे -3 क्या हो गया, चेंज ऑफ स्केल, और 5 क्या हो गया, चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको जो भी y और x के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, आपको y और x में जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें आप क्या करोगे, y को रिप्लेस कर दोगे y बार से और x को रिप्लेस कर दोगे x बार से। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया, y बार इक्वल्स टू 5 माइनस 3 टाइम्स x बार, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x बार कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको 5, तो 5 माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -10। यहाँ पे आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ y कितना आ रहा है, -10। बात समझ में आ गई? अरिथमेटिक मीन ऑफ y कितना आ रहा है, -10। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, तो आपको जो भी रिलेशनशिप गिवन रहेगा x और y के, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ x को रिप्लेस कर देना x बार से और y को रिप्लेस कर देना y बार से, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फोर्थ देखो, फोर्थ वाला जो प्रॉपर्टी है वो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आपको लेट सपोज करो दो ग्रुप्स गिवन है, पहले वाले ग्रुप में n1 ऑब्जर्वेशन है और पहले वाले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन है x1 बार, दूसरा वाला जो ग्रुप है उसमें n2 ऑब्जर्वेशन है और उसका जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है, x2 बार। तो अगर हम ये दोनों ग्रुप को कंबाइंड कर देते तो ये जो कंबाइंड ग्रुप है उसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, n1 मल्टीप्लाइड बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ओके, अगर तीन ग्रुप रहते तो आप तीन ग्रुप पे भी ये फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे। आपको क्या करना रहेगा तब, n1 मल्टीप्लाइड बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय x2 बार प्लस n3 मल्टीप्लाइड बाय x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। बात समझ में आ रही? यहाँ पे मैं इतना रीजनिंग वगैरह नहीं दे रहा हूँ, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मुलेज वगैरह ध्यान में रख लेना। ओके, अगर यहाँ पे इसका रीजनिंग चाहिए आप लोग को तो देखो क्या हो रहा है, फटाफट से बता दे रहा हूँ। ग्रुप 1 में जो है, ग्रुप 1 में कितने ऑब्जर्वेशन है, n1 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एंड ग्रुप 1 का जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है, x1 बार। इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि नहीं, ध्यान से देखना, x1 बार इज इक्वल टू व्हाट, सम जो रहेगा सभी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय n1। अरिथमेटिक मीन तो ऐसे ही फाइंड करना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे पहले वाले ग्रुप का सम कितना आ रहा है, पहला वाला जो ग्रुप है उसका सम कितना आ गया, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, पहले वाले ग्रुप का सम कितना आ गया, n1 मल्टीप्लाइड बाय x1 बार। वैसे ही जब आप दूसरे वाले ग्रुप का सम फाइंड करोगे तो क्या आएगा, n2 मल्टीप्लाइड बाय x2 बार। तो जब आप दोनों ग्रुप को कंबाइन कर दोगे तो दोनों ग्रुप का मिला के सम कितना आएगा, n1 मल्टीप्लाइड बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय x2 बार, वही चीज है।
ठीक है। कंबाइंड ग्रुप का सम कितना आ रहा है, n1 मल्टीप्लाइड बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय x2 बार। एंड कंबाइंड ग्रुप में पूरे मिला के ऑब्जर्वेशंस कितने रहेंगे, n1 प्लस n2। ग्रुप 1 में जो ऑब्जर्वेशन थे और ग्रुप 2 में जो ऑब्जर्वेशन थे उनका एडिशन क्या हो गया, n1 प्लस n। बात समझ में आ गई, रीजनिंग भी समझ में आ गई। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या हो रहा है, n1 मल्टीप्लाइड बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाय x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, आप क्या करते हो इसको, जितने भी ग्रुप्स उन सभी के ऊपर आप उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ग्रुप के लिए वाला फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, 2 से ज्यादा ग्रुप्स भी है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करना है, टर्म्स बढ़ानी रहेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज जो है अरिथमेटिक मीन के जो प्रॉपर्टीज है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन के हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। क्लियर है सभी को, ओके। अब हम देखो नेक्स्ट मेजर पे आ रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का जो हम नेक्स्ट मेजर देख रहे हैं वो कौन सा है, मीडियन। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का जो नेक्स्ट मेजर है कौन सा है, मीडियन। ओके, मीडियन में भी हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूलेस देखेंगे कि डिस्क्रीट डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, और बाद में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। एग्जाम में ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ हम फॉर्मूला तो देख ले रहे हैं, बट एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको जनरली कभी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ये फाइंड करने को नहीं आएगा। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन किसका आता है, आपको डिस्क्रीट डेटा का आता है, अनक्लासिफाइड डेटा का। ठीक है, क्योंकि आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन टेस्ट कर लेता है तो उसमें क्या होता है, अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे ना तो उसका फॉर्मूला कितना बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है, टाइम अच्छा खासा चला जाएगा, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन टेस्ट होते ही नहीं। और इनकेस कभी आ भी गए उस टाइप के क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, उनको एकदम आखिरी में ऑप्ट करना है। अगर आप पहले ऑप्ट करने बैठे उस टाइप के क्वेश्चन को, लेंथी क्वेश्चन को, और आपके अगर 5-6 मिनट वहां पे चले गए तो वहां पे आपका नुकसान हो जा रहा है। 5-6 मिनट देके आपको सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ, और वही 5-6 मिनट में आप 10 क्वेश्चन भी कर सकते थे जो आसान वाले। ठीक है, तो जो भी लेंथी क्वेश्चन है उनको आप पहले सॉल्व नहीं करोगे, एक बार पहले जितने भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं उनको पहले पूरा निपटा दो। बाद में जब टाइम बचेगा उसमें आप क्या करोगे, जो लेंथी क्वेश्चन है वगैरह उनको आप बाद में सॉल्व करो। ओके, तो मीडियन में देखना फॉर्मुलेज वगैरह तो मैं पूरे बता दे रहा हूँ, हुआ तो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बता भी दूंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी कैसे सॉल्व वगैरह करते। मीडियन में देखना, मीडियन केस में अगर आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन है, अगर आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन है और उसका आपको अगर मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपका क्या रहेगा, जो आपको डेटा गिवन है उसको आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। बात समझ में आई, आपको जो भी डेटा गिवन है उसे आप क्या करोगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ये सबसे पहली स्टेप रहेगी। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ही क्या है, आपको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, उसके बाद वाला स्टेप क्या है, आप चेक करो कि आपको जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो उस केस में मीडियन क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन। और वही अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इवन है, तो उस केस में आपका मीडियन क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड रहते हैं ना तो उसमें मिडिल वैल्यू एक ही रहती है, बट जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन रहते हैं वहां पे मिडिल वैल्यू 2 होती है। तो वहां पे आप क्या करोगे, जो भी 2 मिडिल वैल्यूज है उसका आपको क्या करना रहेगा, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना रहेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर। यही सब चीजें मैं नोट्स में यहाँ पे लिख चुका हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके ऑड है, पहले तो स्टेप ध्यान में रखना बिल्कुल। पहला स्टेप क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा अगर आपको है और उसका आपको अगर मीडियन फाइंड करना, तो पहला स्टेप तो क्या रहेगा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। उसके बाद चेक करो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है कि इवन। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके ऑड है तो मीडियन क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन। बात समझ में। वही अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो मीडियन क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ n/2th एंड n/2+1th ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर। ओके, अगर आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसका अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो बहुत टेडियस टास्क होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए एग्जाम में उसकी पूछने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूला ध्यान में रख लो। अगर आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करना है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूं मैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आप क्या करोगे, सेम यही चीज यूज करोगे जो डिस्क्रीट डेटा के लिए था, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक आधा क्वेश्चन वैसा आपको दिख जाएगा, या फिर मैं वहां पे क्या करूंगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक आधा क्वेश्चन उसका बना के दे दूंगा। ओके, बट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करने को एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। आएगा भी तो किसका आएगा, या तो डिस्क्रीट डेटा का या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में। बट फॉर्मूला ध्यान में रख लो, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL होल मल्टीप्लाइड बाय C।
बात समझ में आ गई। L1 लिखना प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस NL अपॉन NU माइनस LN, ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, C से। बात समझ में आ गई। ओके, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करना है, तो एक बार मैं प्रोसेस बता दे रहा हूं आपको क्या करना रहेगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको बनाने में टाइम चला जाता है। फिर उसमें क्या करोगे आप, L1 ढूंढोगे, ठीक है, n/2 का वैल्यू फाइंड करोगे, NL देखोगे, NU देखोगे, बात समझ में आ रही। तो उसमें टाइम अच्छा खासा चला जाएगा। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप टेबल बनाने को क्या होगा, टाइम लग जाता है। तो क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करना, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ओके, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही एग्जाम में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, या तो डिस्क्रीट डेटा का, या ज्यादा से ज्यादा क्या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। बट फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्ट कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मीडियन फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या रहता है, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL वोल मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है। n/2 मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। कैपिटल N का मतलब ही क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। n/2 क्या होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। और वो जो आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि n/2 कौन सी दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। जो आप n/2 का वैल्यू फाइंड करोगे वो कौन सी दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो छोटा वाला वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाता है NL, और जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा NU। बात समझ में आ, जैसे लेट सपोज करो आपका n/2 का वैल्यू आ गया, आपका n/2 का वैल्यू आ गया 150, ठीक है। आपने जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, आपने जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप टेबल कंस्ट्रक्ट किया था, उसके अंदर वैल्यूज देखो क्या है, 50, 75, 102, 145, 170, 200, 250 और ये हो गया 300। बात समझ में आ रही, ठीक है। हमने जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप टेबल कंस्ट्रक्ट किया था उसमें ये वैल्यूज आई, और हमारा n/2 का वैल्यू क्या आया, हमारा n/2 का वैल्यू आया 150। तो आप चेक करो 150 कौन से दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 150 जो है आपका 145 और 170 के बीच में लाई कर रहा है, 145 और 170 के बीच में क्या होगा, 150 लाई करेगा। तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, ये 145 जो है ये क्या हो जाएगा NL, और ये 170 क्या हो जाएगा N। बात समझ में आ रही, क्लियर। और ये 150 तो क्या था आपका N/, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो भी आपका समेशन आया था डिवाइडेड बाय 2, वो कितना आ रहा था 150। बात समझ में आ गई। तो आपको ऐसे वैल्यूज वगैरह पुट करनी रहेगी। C मतलब क्या होता है, क्लास विड्थ। L1 मतलब क्या होता है, NL के करस्पॉन्डिंग जो आप फिगर लिख रहेगी, NL के करस्पॉन्डिंग जो फिगर लिख रहेगी वो क्या रहेगा आपका L1, ठीक है। बेसिकली क्या है वो लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है, वो क्या है लोअर क्लास बाउंड्री रहेगा L1। और C मतलब क्या होता है, क्लास विड्थ होता है, ठीक है। NL के सामने जो फिगर लिखा है और NU के सामने जो फिगर लिखा है उसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही, क्लियर, ओके। एग्जाम में नहीं आता है तो अगर ये थोड़ा दिमाग के ऊपर भी गया होगा तो उसको एक बार हटा देना, या फिर मैं एक आधा क्वेश्चन के आपको पूरा करके बता ही दूंगा, ठीक है। बट अभी एक बार प्रोसेस बताना था कि इन केस कभी आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको मीडियन फाइंड करने को एग्जाम में आ जाता है तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो क्या करोगे आप, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, बाद में आप n/2 का वैल्यू फाइंड करोगे, फिर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप टेबल में चेक करोगे कि n/2 का जो वैल्यू आया, आपका जो n/2 का वैल्यू आया वो कौन सी दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका n/2 का वैल्यू 150 आया था, तो 150 क्या हो रहा है, 145 और 170 के बीच में लाई कर रहा है, तो 145 क्या हो गया आपका NL और 170 क्या हो गया NU। बात समझ में आ रही, ठीक है। वो बता दे रहा हूं मैं L1 मतलब क्या होता है। जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे लिखा है 145 के सामने लिखा है लेट सपोज करो 30 और 170 के सामने लिखा है 40, क्लियर। तो इस केस में क्या हो गया, ये जो 30 है, ये क्या हो जाएगा आपका L1, ठीक है। ये जो 30 है ये क्या हो जाएगा आपका L1, और C क्या होगा यहाँ पे आपका, C क्या हो जाएगा 40 माइनस 30। NU के सामने जो नंबर लिखा और NL के सामने जो नंबर लिखा उसका सब्ट्रैक्शन, 40 माइनस 30 कितना हो गया 10। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। ये मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने मीडियन भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मीडियन के जो फॉर्मूलेज थे वो तो भी हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन देखेंगे, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन देखेंगे। आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप किसके ऊपर ज्यादा फोकस रखोगे, डिस्क्रीट डेटा के ऊपर और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इतना फोकस मत रखना एग्जाम में, क्योंकि उसके क्वेश्चन टेस्ट होते ही नहीं है,
ठीक है। आप पास्ट ईयर पेपर्स जितने भी अवेलेबल है उसको अगर आप चेक कर लोगे, ठीक है, 3-4 पेपर्स जो है पास्ट में क्या हुए थे, जनरली तो क्या होता है जो आपका मैथ्स का पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर भी आपको क्या करना रहेगा, सबमिट कर देना पड़ेगा इन्विजिलेटर को, ठीक है, आप उसको एग्जाम हॉल के बाहर लेके नहीं आ सकते। बट तो भी क्या हुआ है, पास्ट में 3-4 बार पेपर क्या है मिल गया था, अवेलेबल हो गया था, ठीक है, जुगाड़ के थ्रू कैसे भी वगैरह कुछ ना कुछ हो गया, वो अवेलेबल हो गया था। तो उसमें जब हमने क्वेश्चंस देखा तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस जो है उसमें नहीं दिखते, या तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आएंगे या डिस्क्रीट डेटा के। जनरली तो किसके आते हैं ज्यादा, डिस्क्रीट डेटा के, ठीक है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्या हो, गिने चुने क्वेश्चन दिखेंगे, बट डिस्क्रीट डेटा के सबसे ज्यादा पूछे जाते। ओके, फटाफट से देखना, मीडियन दिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, मीडियन की जो है प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है मीडियन का वो एज इट इज है, जो हमने अरिथमेटिक मीन में देखा था कि अगर आपको जो डेटा गिवन है उसमें अगर सभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू सेम है, ठीक है, आपको जो डेटा गिवन है उसमें अगर सभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू सेम है तो मीडियन किसके बराबर रहेगा, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर। तो जैसा हमने पहला प्रॉपर्टी देखा था अरिथमेटिक मीन का एज इट इज, वैसा की वैसा सेम प्रॉपर्टी किसका है, आपका मीडियन का है। बात समझ में आ गई, क्लियर? ओके, इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी जो है मीडियन का वो क्या है कि जब आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड कर रहे हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का जब आप एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड कर रहे हो अबाउट मीडियन, और उसका जब आप समेशन कर रहे हो तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। बात समझ में आ रही, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस मीडियन ऑफ x, वो क्या आएगा आपका, मिनिमम आने वाला है, ठीक है। तो जब आप एब्सोल्यूट डेविएशंस फाइंड कर रहे हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का जब आप एब्सोल्यूट डेविएशंस फाइंड कर रहे हो अबाउट मीडियन, तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। बात समझ में आ गई, ये आपका क्या है, सेकंड वाला प्रॉपर्टी, क्लियर? ओके, थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है मीडियन का वो भी क्या है, एज इट इज है, जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन का देखा था। जैसे अरिथमेटिक मीन अफेक्ट होता था ना चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से, वैसे ही मीडियन भी अफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आपका मीडियन भी जो है वो भी क्या होता है, अफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और चेंज ऑफ स्केल से भी। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको मीडियन ऑफ एक्स गिवन रहेगा क्वेश्चन में, आपको y और x के बीच में रिलेशनशिप गिवन रहेगा, आपको सिंपली क्या करना रहेगा, आपको y और x के बीच में जो इक्वेशन गिवन है, रिलेशनशिप गिवन है, उसमें आप y को रिप्लेस कर दोगे मीडियन ऑफ y से और x को आप रिप्लेस कर दोगे मीडियन ऑफ x। ठीक है, जैसा हम अरिथमेटिक मीन में कर रहे थे वैसे सेम चीज आपको मीडियन में भी करनी रहेगी, क्लियर? ओके, कंबाइंड मीडियन का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का प्रॉपर्टी में ऑलरेडी देख चुके हैं, कंबाइंड मीडियन का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती। ओके, यहाँ पे हमने मीडियन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब अगर कभी किसी ने पूछ लिया तो वो भी बता दे रहा हूँ, मीडियन मतलब क्या होता है, जो आपका मीडियन आ रहा है वो क्या हो रहा है, डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मीडियन क्या कर रहा है, डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो आपका जो भी मीडियन आएगा तो 50% ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, उससे कम रहेंगे, और 50% ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, उससे ज्यादा। बात समझ में, तो मीडियन जो है क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में, क्लियर? ओके, इसके बाद देखना हम और भी कुछ चीजें देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज में 3 चीजें आपको, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटेज, बहुत आसान है, ठीक है, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटेज। बात समझ में आ रही? ओके, यहाँ पे भी समझो, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटेज के जो फॉर्मूलेज है, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा वगैरह के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। इन केस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछ लेता है तो उसके लिए फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पूरा नहीं पूछेगा वो, ठीक है, कभी ये नहीं बोलेगा आपको कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और बोलेगा कि क्वार्टाइल्स निकाल के बताओ या डेसाइल्स निकाल के बताओ, ठीक है, नहीं आएगा। ओके, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। पूछना भी रहा तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा सिर्फ कि अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल निकालना है या परसेंटाइल निकालना है या डेसाइल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो सिर्फ फॉर्मूला आपको पूछ सकता है, कभी भी पूरा की पूरा क्वेश्चन वहां पे नहीं पूछेगा। बात समझ में आ गई? डिस्क्रीट डेटा पूछ सकता है, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूछ सकता है। ओके, क्लियर? ठीक है, क्वार्टाइल्स मतलब क्या होता है, देखो क्विकली बता दे रहा हूं, क्वार्टाइल्स क्या हो रहा है, डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्वार्टाइल्स जो है वो क्या कर रहा है, डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे देखना, ये आपका पूरा डेटा था, ठीक है, उसको क्या हो गया, क्वार्टाइल जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, 1 पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अगर आपको डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना था तो यहाँ पे हमने कितनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था वो क्या था, पूरा डेटा था, और वो डेटा को हमारे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो हमने वर्टिकल लाइंस कितने ड्रॉ की, 3 ना, क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, 3, ये रहेगा Q1, ये रहेगा Q2, ये रहेगा Q3। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, तो जो Q1 है वो क्या रहेगा,
जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा, जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा, ठीक है, तो 25% ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, Q1 के बराबर रहेंगे, उससे कम रहेंगे, और 75% ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, Q1 से ज्यादा रहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25%, ध्यान से देखो, ये हो गया 25% और ये बचा हुआ हो गया 75%। क्लियर, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करोगे तो 25% ऑब्जर्वेशन Q1 से कम एंड 75% ऑब्जर्वेशन क्या है, Q1 से ज्यादा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ओके। Q2 जब आप फाइंड करोगे, Q2 जब आप फाइंड करोगे, ध्यान से देखना, क्या होगा, 50% ऑब्जर्वेशन Q2 से कम एंड 50% ऑब्जर्वेशन जो है Q2 से ज्यादा। क्लियर। Q3 जब आप फाइंड करोगे, Q3 जब आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 75% ऑब्जर्वेशन Q3 से कम एंड 25% ऑब्जर्वेशन जो है Q3 से ज्यादा। क्लियर, ओके। तो क्वार्टाइल्स कितने रहेंगे आपके, 3। क्वार्टाइल्स जो है डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट में, बट क्वार्टाइल्स कितने रहते हैं, 3। समझ में आया नहीं वो चीज। तो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, सेकंड क्वार्टाइल होता है और थर्ड क्वार्टाइल होता है। बात समझ में आ रही। वैसे ही डेसाइल्स जो है वो डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेसाइल्स जो है वो डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में, बट डेसाइल्स कितने रहेंगे आपके, 9, D1 D2 D3 D4 एंड सो ऑन टिल D9। परसेंटाइल जो है, परसेंटाइल जो डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 100 पार्ट में, बट परसेंटेज कितने रहेंगे, 99, ठीक है। कभी भी एक कम रहता है, ठीक है। जैसे चार पार्ट में डिवाइड करा था ना क्वार्टाइल्स, बट क्वार्टाइल्स कितने थे, 3 ही थे, 4 में से एक कम कर दो, कितना आ रहा है, 3। डेसाइल्स जो 10 पार्ट में डिवाइड करता है, बट डेसाइल्स कितने रहेंगे, 9, 10 में से एक कम कर दिया, 9। परसेंटेज कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 100 पार्ट में डिवाइड करता है, डेटा को 100 पार्ट में क्या करता है, परसेंटेज डिवाइड करता है, बट परसेंटेज कितने रहेंगे, 100 का एक कम, यानी कितना, 99, P1 P2 P3 एंड सो ऑन टिल P90। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। जो आपका सेकंड क्वार्टाइल होता है वही क्या होता है, मीडियन, ठीक है। मीडियन का मतलब हमने क्या देखा था कि डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और सेकंड क्वार्टाइल भी क्या कर रहा है, डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टाइल इज सेम एज मीडियन। क्लियर। अभी देखो मैं कुछ फॉर्मूलेज बता दे रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीन पे देखते जाओ। अगर मुझे pth क्वार्टाइल फाइंड करना है, QP मतलब क्या होता है, pth क्वार्टाइल, QP मतलब क्या होगा, pth क्वार्टाइल, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा मुझे गिवन है और उसका मुझे अगर pth क्वार्टाइल फाइंड करना है, ठीक है, जैसे Q1 बोल सकता है, Q2 बोल सकता है, Q3 बोल सकता है। तो अगर वो Q2 बोला आपको फाइंड करने के लिए, तो P का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 2। अगर Q3 बोल रहा है तो आप P की जगह क्या पुट करोगे, 3। अगर Q1 बोल रहा है तो P की जगह क्या पुट करोगे, 1। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन है और आपको क्या करना है, क्वार्टाइल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या रहेगा, डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। जैसे हम मीडियन के लिए भी क्या करते थे, मीडियन फाइंड करने के लिए भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे ना, वैसे ही अगर आपको क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल ये सब फाइंड करना रहा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। उसके बाद आपका pth क्वार्टाइल क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ n+1। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें +1 करो और उसको पूरे इसको डिवाइड किससे करोगे, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टाइल क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करता है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको 4 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय pth ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया। pth क्वार्टाइल का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, वैल्यू ऑफ n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय pth ऑब्जर्वेशन। क्लियर। और ये चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सेकंड क्वार्टाइल इज सेम एज मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल इज सेम एज मीडियन। बात समझ में आ गई, ठीक है। डेसाइल अगर आपको फाइंड करना है, डिस्क्रीट डेटा आपको गिवन है और अगर आपको डेसाइल फाइंड करना है तो आप डेसाइल कैसे फाइंड करोगे, वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन, क्वार्टाइल में अपॉन क्या हो रहा था, 4 आ रहा था, डेसाइल में अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि डेसाइल क्या करता है, डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। n+1/10 मल्टीप्लाइड बाय pth ऑब्जर्वेशन। क्लियर, सेम चीज, ओके। सेम मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा था बस और यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बस इतना ही फर्क है, बाकी क्या पूरा सेम। तो अगर आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन है और अगर आपको pth डेसाइल फाइंड करना है तो क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ n+1/10 मल्टीप्लाइड बाय pth ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर आपको जैसे d8 फाइंड करना है, d8 मतलब क्या हो गया, 8th डेसाइल, तो आप p की जगह क्या पुट करोगे, 8। बात समझ में। अगर आपको 6th डेसाइल फाइंड करना है, d6 फाइंड करना है, तो आप p की जगह क्या पुट करोगे, 6 एंड सो। क्लियर। वैसे ही परसेंटाइल के लिए क्या रहेगा, परसेंटाइल, अगर आपको pth परसेंटाइल फाइंड करना है तो क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ n+1/100 मल्टीप्लाइड बाय pth ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे डिवीजन में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। क्यों, ये परसेंटाइल क्या करता है, 100 पार्ट में डिवाइड कर देता है, डेटा को क्या कर रहा है, 100 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज मैं नोट में लिख के दे दी आपको कि क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहेगा, ठीक है।
अगर डिस्क्रीट डेटा आपको गिवन है और अगर आपको क्वार्टाइल, परसेंटाइल या डेसाइल फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप ही आपका क्या रहेगा, जो आपको डेटा गिवन है उसको सबसे पहले तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और बाद में जो फॉर्मूलेज है इसे आपको क्या करना है, यूज में लेना है। ओके, समझ में आ गया? ठीक है। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उस केस में अगर आपको क्वार्टाइल, डेसाइल या परसेंटाइल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। L1 प्लस, मैं पहले क्वार्टाइल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर मुझे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और मुझे pth क्वार्टाइल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, L1 प्लस ब्रैकेट के अंदर P मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 4 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है। तो आपका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वैसा ही है, बस क्या हो रहा है, मीडियन के फॉर्मूले में क्या आता है, n/2 आता है। मीडियन के फॉर्मूले में क्या होता है, n/2 आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, P मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 4। बात समझ में आ गई? ठीक है। और वो n/2 क्या क्यों आता है मीडियन केस में, सेकंड क्वार्टाइल मतलब ही क्या होता है मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल मतलब ही क्या होता है मीडियन। तो जब आप P के जगह 2 पुट करोगे, जब आप P के जगह 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2n/4 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, n/, समझ में आ गया? इसके लिए मीडियन वाले फॉर्मूले में क्या आता है, n/2 आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके। वैसे ही अगर आपको pth डेसाइल फाइंड करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और अगर आपको pth डेसाइल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, L1 प्लस ब्रैकेट के अंदर अब क्या होगा, P मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 10। 4 की जगह क्या आ गया, डिवीजन में 10 आ गया, बाकी पूरा फॉर्मूला से L1 प्लस ब्रैकेट में P मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 10 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय C। वैसे ही अगर आपको pth परसेंटाइल फाइंड करना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आपको pth परसेंटाइल फाइंड करना है फॉर्मूला क्या रहेगा, सिमिलर ही रहेगा, बस अब डिवीजन में क्या आ जाएगा 100। तो L1 प्लस ब्रैकेट में P मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 100 माइनस NL अपॉन NU माइनस NL मल्टीप्लाइड बाय C। क्लियर? यहाँ पर भी सेम होता है, जैसे आप मीडियन फाइंड करने के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्राइव टेबल बनाते हो, वैसे ही यहाँ पर भी जब भी आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन, आपको क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल फाइंड करना है या डेसाइल फाइंड करना है या परसेंटाइल फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना रहेगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्राइव टेबल बनाना रहेगा। ओके, क्लियर है? एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमारा मीडियन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमने मीडियन भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारे थर्ड मेजर के ऊपर, सेंट्रल टेंडेंसी के थर्ड मेजर के ऊपर, जो क्या है, मोड है, बहुत आसान, ठीक है, मोड सबसे आसान होता है निकालना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मोड को स्टार्ट कर रहे हैं। मोड, एक चीज ध्यान रख लूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोड जो है वो आपका एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। आपको जो डेटा गिवन है उसका मोड जो है एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। जब भी बट आपको अगर डेटा गिवन है और अरिथमेटिक मीन फाइंड करने को बोला तो वो तो एक ही आएगा, मीडियन फाइंड करने को बोला तो वो भी एक ही आएगा, बट मोड जो है वो एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि मोड जो है वो एक से ज्यादा आ सकता है क्या, तो हाँ आ सकता है। ओके, क्लियर है? डिस्क्रीट डेटा के केस में अगर आपको मोड फाइंड करना है, डिस्क्रीट डेटा के केस में अगर आपको मोड फाइंड करना है तो मोड कैसे फाइंड करोगे आप, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है वो क्या रहेगा, मोड, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा में जो भी ऑब्जर्वेशन आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, मोड। मैंने वही चीज लिख रखी, ठीक है। फॉर डिस्क्रीट डेटा मोड इज इक्वल टू व्हाट, ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको गिवन है और उसका अगर आपको मोड फाइंड करना है तो आप उसका मोड कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मोड, ठीक है। तो फॉर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑब्जर्वेशन वोज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, क्लियर। एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको गिवन है और उसका अगर आपको मोड फाइंड करना है तो एक बड़ा सा फॉर्मूला है, वो ध्यान रखो, क्या होता है, L1 प्लस ब्रैकेट में f0 माइनस f ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2f0 माइनस f ऑफ 1 माइनस f ऑफ -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय c, ठीक है। L1 मतलब क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। f0 मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। f-1 क्या होगा, प्री मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। f1 क्या होगा, पोस्ट मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। और c क्या होता है, क्लास विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। क्लास लेंथ बोल दो, क्लास विड्थ बोल दो, एक ही बात है, क्लियर हो गया। ओके, मॉडल क्लास मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास मतलब क्या होता है, आपको जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसमें ऐसा ग्रुप जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो क्या हो गया आपका मॉडल क्लास,
बात समझ में आ गई? ठीक है। और अगर आपको जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, अगर वो नॉन कंटिन्यूअस है तो उसको आपको सबसे पहले कंटिन्यूअस करना रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? बाउंड्री यूज कर रहे हैं, लिमिट नहीं बोल, क्या बोल रहे हैं? बाउंड्री बोल। तो अगर आपको जो डेटा गिवन है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या है? नॉन कंटिन्यूअस है, तो उसको सबसे पहले आप क्या करोगे? कंटिन्यूअस करोगे। बात समझ में आ गई? जनरली नहीं पूछेगा वो आपको, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड भी निकालने को जनरली नहीं बोलेगा। ठीक है, डिस्क्रीट डेटा के लिए पूछ लेगा या ज्यादा से ज्यादा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बोलेगा, ना मीडियन, ना ही मोड। ठीक है, फॉर्मूलेज बट पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। मोड की क्या कर रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। पहला जो प्रॉपर्टी है मोड का वो सेम है जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखा था अरिथमेटिक मीन में भी और मीडियन में भी, कि अगर आपको जो डेटा गिवन है उसमें अगर जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन सभी का वैल्यू सेम है, ओके, तो मोड किसके बराबर रहेगा? वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर। ठीक है, जैसे अगर हमारे डेटा सेट में 5 ऑब्जर्वेशंस है और वो 5 की 5 ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू 10 ही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा? 10। बात समझ में आ गई? क्लियर। सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है मोड का, ठीक है, जो सेकंड वाला प्रॉपर्टी है मोड का, डेट इज सेम एज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। क्या देखे थे हमने? अरिथमेटिक मीन का थर्ड प्रॉपर्टी और मीडियन का थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? कि अरिथमेटिक मीन और मीडियन जो है दोनों क्या होता है? अफेक्ट होते हैं किससे? चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और चेंज ऑफ स्केल से भी। बात समझ में आ रही? वैसी मोड भी क्या होता है आपका? चेंज ऑफ ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है और चेंज ऑफ स्केल से भी अफेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो आपको मोड ऑफ एक्स गिवन रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा? आपको y और x के बीच में रिलेशनशिप गिवन रहेगा। दो वेरिएबल्स है y और x, उसके बीच में आपको क्या रहेगा? रिलेशनशिप गिवन रहेगा, एक इक्वेशन गिवन रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना रहेगा? y को रिप्लेस करना रहेगा मोड ऑफ y से और x को रिप्लेस करना रहेगा मोड ऑफ x। बात समझ में आ गई? और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बस यही दो प्रॉपर्टीज है मोड में, यही सिर्फ दो प्रॉपर्टीज है, ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना। क्लियर? इसके अलावा रिलेशनशिप है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो ध्यान रखना मीन, मीडियन और मोड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है? मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। या फिर इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। इसको ही, यही वाली चीज को, ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आएगी। ओके, मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स। ठीक है, ये वाला जो रिलेशनशिप है, बट वो कौन से इस पे अप्लाई होता है? सिर्फ आपका मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ आप किसके ऊपर अप्लाई कर पाओगे? सिर्फ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। The above relationship holds only for moderately skewed distribution। ठीक है, तो ध्यान रखना मीन, मीडियन और मोड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 इन ब्रैकेट मीडियन माइनस मीन। ठीक है, 3 इन ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। मैं जनरली ये वाला याद नहीं रखता हूँ, ठीक है, इसके जगह कौन सा याद रखेंगे आप? ये वाला, ये आसान है ना। ठीक है, मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। अगर आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे? जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसको सिंप्लीफाई करो और देखो कौन से इसमें मोड जो है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन के बराबर आ रहा है। ठीक है, या फिर पहला वाला भी याद रखना, तो वैसे ही याद रख लो कि मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 टाइम्स ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड मेजर था सेंट्रल टेंडेंसी का वो भी कंप्लीट हो गया है। कौन सा था थर्ड मेजर हमारा? मोड। अब हम फोर्थ मेजर पे आ रहे हैं। फोर्थ मेजर कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, फोर्थ मेजर जो हम देख रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आसान है बहुत ज्यादा, खत्म होने में ही आया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है बस खत्म होने में आया, आखिरी सांस से ले रहा है बस। ओके, खत्म होने में ही है। तो ज्योमेट्रिक मीन बाकी है, अभी हमारा एक और कौन सा बाकी है? हार्मोनिक मीन। फटाफट से देखो ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। ये चीज भी हम सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है ये चीज हम ऑलरेडी सीक्वेंस एंड सीरीज में देख चुके हैं। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर आपके ऑब्जर्वेशंस है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन टिल xn, और इसका अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 मल्टीप्लाइड बाय x4 एंड सो ऑन टिल xn। जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उन सभी का प्रोडक्ट, उसको आप क्या करोगे? पावर में क्या आ जाएगा? 1/n। यहाँ पे n ऑब्जर्वेशंस थे इसलिए पावर में क्या आ गया? 1/n। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया ये। अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जैसे x1 जो इसका फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 जो इसका फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 जो इसका फ्रीक्वेंसी f3 है, x4 जो इसका फ्रीक्वेंसी f4 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर इस केस में आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होता है? x1
टू द पावर f1 मल्टीप्लाइड बाय x2 टू द पावर f2 मल्टीप्लाइड बाय x3 टू द पावर f3 मल्टीप्लाइड बाय x4 टू द पावर f4 एंड सो ऑन टिल xn टू द पावर fn। ठीक है, वोल टू द पावर, ये पूरे इसका पावर क्या रहेगा 1 अपॉन कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज इक्वल टू व्हाट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैपिटल N क्या रहेगा आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 एंड सो ऑन टिल fn। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसका अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, x1 टू द पावर f1 प्लस x2 प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन x1 टू द पावर f1 मल्टीप्लाइड बाय x2 टू द पावर f2 मल्टीप्लाइड बाय x3 टू द पावर f3 एंड सो ऑन टिल xn टू द पावर fn। और ये पूरे इसके पावर में क्या आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये सब फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिख के आपको दे दी है। ठीक है, सबकी सब चीज यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है। ओके, अभी देखना फटाफट से हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन की। तो पहला जो प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन का, डेट इज सेम एज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, कि अगर आपको जो डेटा गिवन है उसके अंदर अगर सभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू सेम है तो आपका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर आएगा, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर। ठीक है, तो जो पहला वाला प्रॉपर्टी है वो हर इसमें क्या है, सेम ही है आपका। सेकंड वाला प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिक मीन में सेकंड वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान से देखना, 3 वेरिएबल्स है x, y और z, और तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या गिवन है, z इज इक्वल्स टू व्हाट, x मल्टीप्लाइड बाय y। ठीक है, 3 वेरिएबल्स है x, y और z, और क्या गिवन है आपको, z इज इक्वल्स टू व्हाट, x मल्टीप्लाइड बाय y। आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x पता है, आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y पता है, आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z पता करना है। क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल्स टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ठीक है, वैसे ही अभी भी 3 वेरिएबल्स है x, y और z, बट अब रिलेशनशिप क्या है इन तीनों के बीच में, z इज इक्वल्स टू व्हाट, x अपॉन y। पहले मल्टीप्लिकेशन था, अब क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो अब अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z पता करना है तो क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल्स टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद देखना, 2 वेरिएबल्स है x और y, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय x, वेयर k इज अ कांस्टेंट। 2 वेरिएबल्स है x और y, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप गिवन है आपको, y इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय x, वेयर k इज अ कांस्टेंट। अगर अब आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y फाइंड करना है तो क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y जो रहेगा किसके बराबर रहेगा, कांस्टेंट जो है वो k मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। क्लियर? ठीक है, ये फोर्थ वाला जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जब आप ज्योमेट्रिक मीन का लॉगरिथम फाइंड करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू व्हाट, अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसका प्रूफ वगैरह दूं, बट रेगुलर क्लास वगैरह में हम हर चीज का प्रूफ वगैरह देखते हैं और उसको बहुत डिटेल में समझते हैं। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, क्विकली सब प्रॉपर्टीज को, फॉर्मूलेस को फटाफट से रिवाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन का ध्यान में रखना। ठीक है, कि जब आप ज्योमेट्रिक मीन का लॉगरिथम फाइंड करो, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, अरिथमेटिक मीन किस चीज का, लॉग ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ये अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे, समेशन ऑफ log xi where I equals to 1 to n divided by small n। समझ में आ गया, समेशन किस चीज का, log of xi where I equals to what, 1 to n divided by क्या, small, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिक मीन भी कंप्लीट हो चुका है। लास्ट मेजर पे आ जा रहे हैं, हार्मोनिक मीन। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का जो आखिरी मेजर है हार्मोनिक मीन, उसके ऊपर हम आ रहे हैं। बाकी हमने 4 मेजर्स कंप्लीट कर ली। कौन कौन से? सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन देखा, देखिए जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। बाद में हमने कौन सा देखा, मीडियन। बाद में हमने पार्टीशन वैल्यूज में क्वार्टाइल्स देखा, डेसिमल्स देखा और परसेंटाइल्स देखा। देन उसके अलावा हमने एक और चीज कौन सी देखी, थर्ड मेजर कौन सा था, मोड। और फोर्थ मेजर कौन सा देखा हमने, सेंट्रल टेंडेंसी का, अभी जस्ट ज्योमेट्रिक मीन। और अभी आखिरी में कौन सा दिख रहा है, हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन देखो, हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। बात समझ में आ गई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये आपका न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या चीज है, सम किस चीज का, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। सब फॉर्मूलेज वगैरह यहाँ पे नोट्स में है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा नोट्स। ओके, अभी आपको क्या करना है, समझते जाना है हर चीज को।
तो अगर लेट सपोज करो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन टिल xn, ठीक है। तो इसका अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? n है, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन टिल क्या है xn। तो पूरे मिला के कितने ऑब्जर्वेशंस है? n है। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? n अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। इसके लिए हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या लिखेंगे? x1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन x1, x2 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x2, x3 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x3, xn का रेसिप्रोकल 1 अपॉन xn। तो जितने भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस थे उनके रेसिप्रोकल जो हमने फाइंड किया उसका हम क्या करेंगे? सम कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन x4 एंड सो ऑन टिल 1 अपॉन xn। क्लियर? ओके, समझ में आ गया? ये आपको डिस्क्रीट डेटा के लिए मैंने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला दे दिया। वही अगर क्या है? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? न्यूमरेटर में आ जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 एंड सो ऑन टिल fn अपॉन xn, वेयर कैपिटल N इज इक्वल्स टू व्हाट? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो अगर आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे आप? कैसे फाइंड करोगे? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? कैपिटल N, और कैपिटल N मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 एंड सो ऑन टिल fn अपॉन xn। इसको आप नोटेशंस में कैसे लिखोगे? हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल N डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या चीज? समेशन ऑफ fi अपॉन xi। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं हम? समेशन किस चीज का? fi अपॉन xi का, वेयर वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n। ओके, क्लियर? ठीक है, अगर दो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन ए है और दूसरा ऑब्जर्वेशन बी है, और इसका अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? वही दो ऑब्जर्वेशन है तो क्या लिखोगे आप? 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, वही है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये ए बी ऊपर चला गया तो क्या आ रहा है? ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो डायरेक्ट इसको आप फॉर्मूले के तौर पे भी याद कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ दो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसका अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो क्या रहेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। क्लियर? ओके, इसके बाद देखना प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, ठीक है, हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। पहला वाला प्रॉपर्टी सेम, हार्मोनिक मीन का जो पहला वाला प्रॉपर्टी क्या है वो सेम है जो हमने अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन में देखा था, वैसा की वैसा। आपको अगर जो डेटा गिवन है उसमें अगर सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू सेम है तो हार्मोनिक मीन भी किसके बराबर रहेगा? वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर। ठीक है, सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है हार्मोनिक मीन का, जो आपका सेकंड वाला प्रॉपर्टी है, दैट इज सेम एज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। जैसे अरिथमेटिक मीन, मीडियन, अरिथमेटिक मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया, मोड भी हो गया, सब क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं ना चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से। वैसे ही आपका जो हार्मोनिक मीन है, ठीक है, नहीं दिया है, सॉरी, हार्मोनिक मीन के केस में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आई। ठीक है, हार्मोनिक मीन के केस में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आई। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आपकी अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड पे आएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के केस में हमने वो चीज नहीं देखा। क्लियर है? ज्योमेट्रिक मीन के केस में क्या होगा? चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपका चेंज ऑफ स्केल से तो क्या होता है? अफेक्ट होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, बट उसको हम वैसा नहीं लिख के बता पाएंगे। ठीक है, जैसा हम वहां पे लिख रहे थे ना कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, एंड अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x पता है तो यहाँ पे मैं y को रिप्लेस कर दूं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y से और x को रिप्लेस कर दूं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x से। वैसा लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसा लिखना गलत हो जाएगा, इसके लिए इसको हम वहां पे लिखते नहीं। अफेक्ट तो होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी क्या होता है? चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। ये लिखना क्या होगा? गलत रहेगा। अगर हम ये ऐसा लिख रहे तो ये क्या रहेगा? गलत रहेगा। ठीक है, इसके लिए देखना मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में आपको ऐसा कुछ भी लिखा के दिया नहीं। हार्मोनिक मीन में भी क्या होगा? हार्मोनिक मीन जो है वो भी क्या होगा आपका? चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट तो होगा, बट इस टाइप का कुछ बन नहीं पाएगा। ठीक है, कि आपको y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स गिवन और आपको हार्मोनिक मीन ऑफ x पता है, तो हार्मोनिक मीन ऑफ y को आप ऐसा नहीं लिख सकते कि y को आपने रिप्लेस कर दिया हार्मोनिक मीन ऑफ y से और x को आपने रिप्लेस कर दिया हार्मोनिक मीन ऑफ x से, और आप ऐसा लिख दे रहे हो कि हार्मोनिक मीन ऑफ y इक्वल्स टू a प्लस बी टाइम्स ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ x। वैसा आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसके लिए क्या है? आपको ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में वो वाली प्रॉपर्टी मिसिंग दिख रही है। अफेक्ट तो होता है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है, बट इस टाइप में आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, जो मैंने क्रॉस लगाया इस टाइप में आप यहाँ पे नहीं लिख पाओगे।
ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में भी नहीं और हार्मोनिक मीन में भी। क्लियर? ओके, ये मैं मिटा दे रहा हूं। बस हार्मोनिक मीन में एक और प्रॉपर्टी कौन सी आती है? कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। ठीक है, हार्मोनिक मीन में एक और प्रॉपर्टी कौन सा आता है आपका? कंबाइंड हार्मोनिक मीन का। यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आपके पास दो ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 में कितने ऑब्जर्वेशन है? N1। ग्रुप 1 का हार्मोनिक मीन क्या है? H1। ग्रुप 2 में कितने ऑब्जर्वेशन है? N2। और ग्रुप 2 का हार्मोनिक मीन क्या है? H2। अब आप क्या करो, दोनों ग्रुप को कंबाइंड कर दे रहे हो और आपको एक कंबाइंड ग्रुप का हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो क्या रहेगा? N1 प्लस N2, न्यूमरेटर में क्या आ गया? N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। बात समझ में आ गई? ठीक है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू व्हाट? N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। क्लियर हो गया? यहाँ पे हमारा हार्मोनिक मीन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं? रिलेशनशिप देख रहे हैं। किसके बीच में? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के बीच में। ओके, तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, जब आप ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर फाइंड करोगे तो किसके बराबर आएगा? आपका अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, इसके अलावा देखो, अरिथमेटिक मीन जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट? हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट? हार्मोनिक मीन। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड है, क्वेश्चन में अगर आपको क्लियरली स्पेसिफाइड है कि डेटा में जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सब क्या है? डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जर्वेशन आपका सेम नहीं है, सब ऑब्जर्वेशन क्या है? अलग अलग है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं आ रहा, क्या हो गया? सिर्फ ग्रेटर देन ही आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन में क्योंकि क्या लिखा था कि जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है, डेटा में आपके जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो सब क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो उस केस में क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। बट अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में तो क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यों लगाते हैं हम? ठीक है, देखो अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम है, डेटा में अगर सभी ऑब्जर्वेशन सेम है तो उस केस में क्या होगा? अरिथमेटिक मीन भी क्या आएगा? वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर। ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा? वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर। और हार्मोनिक मीन भी क्या आएगा? वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बराबर। तो तीनों क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। तो अगर आपको जो डेटा गिवन है उसमें अगर सभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू सेम है तो अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू व्हाट? हार्मोनिक मीन। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है डेटा के अंदर वो सभी क्या है? डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, उस केस में क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। क्लियर? ओके, और एक और चीज ध्यान रखो, जब भी आप क्या कर रहे हो? अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हो या मीडियन फाइंड कर रहे हो या मोड फाइंड कर रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हो या हार्मोनिक मीन फाइंड कर रहे हो, ठीक है, उसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी सेम एज व्हाट? यूनिट ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है? आपका वेट है। वेट को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। वेट को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में। तो जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो भी किस में आएगा? केजी में आएगा। मीडियन भी किस में आएगा? केजी में आएगा। मोड भी किस में आएगा? केजी में। ज्योमेट्रिक मीन भी किसमें? केजी में। हार्मोनिक मीन भी किसमें? केजी में। क्लियर हो गई ये चीज? ओके, तो जो भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है उसका जो यूनिट है वो किसके बराबर रहेगा? यूनिट ऑफ रैंडम वेरिएबल के बराबर। ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल का यूनिट है उसके बराबर ही क्या होगा? ये जो आपके सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स है उसकी यूनिट रहेगी। ओके, तो यूनिट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सेम एज यूनिट ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्लियर? आखिरी में देखो दो चीज है, वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन। ओके, एक वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी है बट उसको हमने उड़ा दिया। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी बकवास है और एग्जाम में टेस्ट होता ही नहीं है, तो अननेसेसरी उसको पढ़ने से भी कुछ मतलब नहीं। अगर आपको देखना है तो आप क्या करोगे? मॉड्यूल में से देख लेना वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला। ओके, वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं? समेशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। डब्ल्यू मतलब क्या हो रहा है? वेट। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन को आप कितना वेट अटैच कर रहे हो वैसे। ओके, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करोगे? समेशन किस चीज का? डब्ल्यू आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। क्लियर? ये वेटेड अरिथमेटिक मीन हमने देख लिया। वेटेड हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करोगे? वेटेड हार्मोनिक मीन न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? किस चीज का समेशन? डब्ल्यू आई अपॉन एक्स आई। ठीक है, तो वेटेड हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू व्हाट? न्यूमरेटर में समेशन ऑफ डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ किस चीज का? डब्ल्यू आई अपॉन एक्स आई। क्लियर? यहाँ पे हमने वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला भी देख लिया। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो पूरा कंप्लीट हो गया।
मतलब अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्या करें, बट जितने भी फॉर्मूलेस थे, प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वो सब क्या करें हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार डिस्पर्शन कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों के क्वेश्चन साथ साथ में कर लेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के भी और डिस्पर्शन के। ओके, या फिर ऐसा कर लेता हूं, अभी सेंट्रल टेंडेंसी के आपको मैं क्वेश्चंस करा देता हूं, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस करा देता हूं, बाद में क्या करेंगे डिस्पर्शन पढ़ लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे डिस्पर्शन के क्वेश्चंस भी एक साथ में पूरे निपटा दें। एक बार चलो, अभी हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा कंप्लीट हुआ ही है, उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, मॉड्यूल में से ही कर रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, सेट ए और सेट बी के क्वेश्चंस करेंगे, सेट ए और सेट बी के जो क्वेश्चंस है उसको अभी हम क्या कर रहे हैं क्लास में देख रहे हैं। ओके, पहले एक बार देखना सेट बी के क्वेश्चंस बता रहा हूं, सेट बी के क्वेश्चंस। ओके, एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो सेट ए और सेट बी वाले आएंगे, सेट सी के जो क्वेश्चंस है एग्जाम में टेस्ट नहीं होंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि सेट सी में जो क्वेश्चंस है वो सब कौन से, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, और उसको अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपका क्या होगा, 5 मिनट 4 मिनट 6 मिनट तक भी लग सकता है। इसके लिए क्या होता है, वो वाले क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट नहीं होंगे। और इनकेस कभी किसी ने पूछ भी लिया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, आपको पता है ना कि लेंथी है, उसको आप पहले सॉल्व नहीं करोगे, उसको आप कब सॉल्व करोगे, एकदम आखिरी। ओके, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15, 20, 25, सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15, 20, 25, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज, अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी के ऊपर है डायरेक्ट क्वेश्चन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज, क्या होता है अरिथमेटिक मीन में, समेशन ऑफ xi माइनस x बार दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। वही पूछ रहा है ना वो, कि जब आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फाइंड कर रहे हो, किसके अबाउट, अरिथमेटिक मीन के अबाउट, ठीक है, जब आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेविएशन फाइंड कर रहे हो किसके अबाउट, अरिथमेटिक मीन के अबाउट, और क्या कर रहे हो बाद में उसका आप समेशन कर रहे हो, तो किसके क्या आएगा, वो आपका 0 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्लियर। किसी को अगर प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं आती, कोई स्टूडेंट को ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं आ रही, तो फटाफट से क्या करेगा, पहले तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेगा। कितना आ रहा है देखना, 15 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अरिथमेटिक मीन कितना आ रहा है यहाँ पे, 20 आ रहा है। ओके, अब देखो x1 कितना है यहाँ पे, 15 जो है ये आपका x1 है, 20 जो है ये आपका x2 है, और 25 जो है ये क्या है, x3। x1 माइनस x बार करोगे तो कितना आएगा, x1 माइनस x बार, 15 माइनस 20 कितना हो गया, -5। x2 माइनस x बार करोगे तो कितना आएगा, 20 माइनस 20 जो कि क्या आएगा, 0। और x3 माइनस x बार फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 25 माइनस 20 जो कि क्या आएगा, 5। अब इन तीनों का एडिशन कर लो, -5 प्लस 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 0। समझ में आ गया। ओके, तो अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं भी रहती है तो भी आप उसको सॉल्व कर ही पाओगे। ओके, एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फटाफट से देखना सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेट बी का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ये जो आपको डेटा गिवन है, कौन सा डेटा है, आपका डिस्क्रीट डेटा है, अनक्लासिफाइड डेटा है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में टेस्ट होंगे, डिस्क्रीट डेटा के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट होने वाले नहीं। जब हम रेगुलर क्लास करते तब तो हम क्या करते, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करते, सेट ए के भी, सेट बी के, सेट सी के भी। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन में सिर्फ सेट ए और सेट बी के क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो आने ही नहीं वाला उसको पढ़ के क्या फायदा, ठीक है। यहाँ पे देखो मीडियन कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले क्या करना होता है, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। फटाफट से अरेंज करो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, तो 5 6 4 आएगा सबसे पहले, तो ठीक है 4 आएगा सबसे पहले, 4 बाद में 5 बाद में 6 बाद में 8 बाद में 9 और बाद में 11। क्लियर। तो हमने सबसे पहले क्या करा, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद आप चेक करो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके ऑड है कि इवन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो कि क्या है, इवन। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इवन। तो मीडियन क्या रहेगा, जो भी आपके मिडल वाले ऑब्जर्वेशंस है उसका अरिथमेटिक मीन। जब भी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होते हैं तो आपकी मिडल वैल्यूज कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। कौन कौन सी होती है मिडल वैल्यू, n/2 एंड n/2 + 1। एक होती है n/2 और एक होता है n/2 + 1। यहाँ पे 6/2 करोगे तो 3 आएगा, और 3/2 + 1 6/2 + 1 यानी 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन, थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन है 6
फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन है 8, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 14/2 कितना हो गया 7, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, इसको भी देखो मैं मिटा दे रहा हूँ। सिंपल चीज़ है, जो मैंने नोट्स में लिखा के दिया उससे क्या हो रहा है, आपके आंसर्स आ जाएंगे, बहुत आसान चीज़ है। थर्ड देखो, थर्ड व्हाट इज द मॉडल वैल्यू, अब क्या पूछ रहा है वो, मॉडल वैल्यू पूछ रहा है फॉर द नंबर्स 5, 8, 6, 4, 10, 15, 18, 10। डिस्क्रीट डेटा के लिए मोड कैसे फाइंड किया जाता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, चेक करना तो कौन सा ऑब्जर्वेशन आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, कौन सा ऑब्जर्वेशन आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है 10। ठीक है, अकेला जो 10 है वो 2 बार आ रहा है, बाकी सब ऑब्जर्वेशन तो आपके एक एक बार ही आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10। क्लियर है कि नहीं, आसान क्वेश्चन एकदम। ठीक है, फोर्थ देखो, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है फॉर द नंबर्स 8, 24 एंड 40। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से, 8, 24, 40, तीनों का प्रोडक्ट कर लो, 8 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 40। क्लियर, इसका पावर क्या रहेगा 1/3, तीन ही ऑब्जर्वेशन है ना, तो पावर क्या रहेगा 1/3। ध्यान से देखना, 8 मल्टीप्लाइड बाय 24 की जगह 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 40 की जगह 8 मल्टीप्लाइड बाय 5, टू दी पावर क्या 1/3। ये क्या हो जाएगा, 8 आपका 3 बार है तो 8 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया 15 टू दी पावर 1/। इंडाइसेस की प्रॉपर्टी यूज करना, 8 क्यूब, ठीक है 8 क्यूब टू दी पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15 टू दी पावर 1/। ठीक है, ध्यान में आ रहा होगा ना, a मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर m क्या होता है, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू दी पावर m, वही हमने यूज किया। इंडाइसेस हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रहना ही चाहिए। अब क्या करेंगे हम आगे, देखना ये क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3 था, तो क्या होगा 8 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 क्या आएगा 1, 8 टू दी पावर 1 कितना हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 टू दी पावर 1/15, पावर 1/3 मतलब ही क्या होता है क्यूब रूट, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो 8 क्यूब रूट ऑफ 15, ये आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया? तो एकदम आसान क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस है। फिफ्थ वाला देखना, हार्मोनिक मीन भी फाइंड करके बता दो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है फॉर द नंबर्स 2, 3 एंड 5। तीन नंबर्स हैं 2, 3 और 5 और उसका आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो मैं कर रहा हूँ, कितने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे 3 है ना, कितने नंबर से पूरे मिला के 3, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया 3। क्या क्या है वो 3 नंबर्स 2, 3 और 5, डिनोमिनेटर में क्या होगा उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। क्लियर, देखना 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा, 1/2 प्लस 1/3 यह आ जाएगा आपका 5/6 प्लस 1/5। 1/2 प्लस 1/3 कर रहे हो तो कितना आ गया 5/6 और उसमें ऐड क्या करना है 1/5। फिर से देखो 5/6 प्लस 1/5 कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना 6, 25 प्लस 6 हो गया 31 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, ये 30 क्या हो गया न्यूमरेटर में चला जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना हो गया 90/31। फटाफट से करना, 90 डिवाइडेड बाय 31 कैलकुलेटर पे करना, कितना आ रहा है 2.90, 2.90। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस है, बहुत आसान क्वेश्चंस है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है दो नंबर्स का हो गया है 6.5 और 6 है, देन दी टू नंबर्स आर। ठीक है, तो हम ऑप्शन से करेंगे ना, क्या बोला है दो नंबर्स जो है उसका अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है, आपको दो नंबर्स है, ठीक है उसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन। अरिथमेटिक मीन कितना है 6.5 और ज्योमेट्रिक मीन कितना है 6। चेक करो तो पहला ऑप्शन 6 और 7 का अरिथमेटिक मीन जो है वो 6.5 आता है, क्या आ रहा है 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। अरिथमेटिक मीन तो ऐसे ही फाइंड करोगे ना, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 7 हो गया 13, 13 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 6.5। ज्योमेट्रिक मीन 6 आ रहा है कि चेक करो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा 42 टू दी पावर 1/2। पावर 1/2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, 42 का स्क्वायर रूट 6 आता है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, 9 और 4 को चेक करो,
9 एंड 4 का जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो क्या होगा, 9 + 4 डिवाइड बाई 2 यानी 13 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 6.5। अरिथमेटिक मीन 6.5 आ रहा है। इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करो, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर 1/2, 36 का पावर 1/2 यानी क्या हो गया, 6। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। 8th वाला देखो मैं बता दे रहा हूँ, क्वार्टाइल वाला भी एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और एक डेसिल वाला भी बता दूँ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशंस, क्या गिवन है आपको ऑब्जर्वेशंस, 15, 18, 10, 20, 23, 18, 12, 16, ठीक है। मैं नीचे मिटा दे रहा हूँ, ये जो लिखा था मैं इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और ये वाला जो भी क्वेश्चन है इसको अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, अगर आपको डिस्क्रीट डेटा गिवन है और आपको क्वार्टाइल फाइंड करना है या डेसाइल फाइंड करना है, परसेंटाइल फाइंड करना है या मीडियन फाइंड करना है, आप क्या करते हो, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। अरेंज कर लो फटाफट से, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा, 10 आएगा, फिर क्या आएगा, 12 आएगा, फिर 15, फिर 16, फिर 18, देन 20, 23, 28, ठीक है। हमने सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने चेक करो तो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। पूरे मिला के ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पे, 8 है, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है, Q1। हमने pth क्वार्टाइल का क्या फॉर्मूला देखा था, वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, pth क्वार्टाइल किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ n+1/4 मल्टीप्लाइड बाय pth ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप n की जगह क्या पुट करोगे, 8 + 1/4 मल्टीप्लाइड बाय p की जगह क्या पुट करोगे, 1। फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है तो p की जगह क्या पुट करोगे, 1। बताओ कौन से भी नंबर का ऑब्जर्वेशन आ रहा है, 8 + 1 हो गया 9, 9/4 कर लो कैलकुलेटर पे, 9/4 कितना हो गया, 2.25। तो 2.25 ऑब्जर्वेशन जो है वो आंसर रहेगा, 2.25 आंसर नहीं है, 2.25 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो आंसर रहेगा। तो 2.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करोगे, 2.25 नंबर का ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड करोगे। सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे, 12, और थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन क्या है, 15। तो 2.25 ऑब्जर्वेशन जो है क्या होगा, 12 से 15 के बीच में लाई करेगा। कैसे फाइंड कर रहे हैं देखना, ध्यान से देखो, 12 + 0.25 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन माइनस सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन। 2.25 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू चाहिए ना, तो सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू वो लिख दो, प्लस 0.25 के लिख रहे हैं यहाँ पे 2.25 ऑब्जर्वेशन था, तो 2 से कितना ज्यादा 0.25, तो प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन माइनस फर्स्ट वाला सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन। कितना आ रहा है देख लो, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉल्व करने पे 15 - 12 कितना होगा, 3, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कितना हो गया, 0.75 प्लस 12 कितना आ रहा है, 12.75, ठीक है, 12.75। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, क्लियर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। डेसाइल के केस में भी आप ऐसे ही करोगे, खुद से एक बार ट्राई करना है डेसाइल वाला, ठीक है। नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। डेसाइल में भी आपको क्या करना रहेगा, जो 9th वाला क्वेश्चन है, ये जो 9th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपको डेटा गिवन है उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, n का जो वैल्यू है फाइंड कर लेना, और आपको कौन सा डेसाइल फाइंड करना है, यहाँ पे थर्ड डेसाइल फाइंड करना है, यानी आपको क्या फाइंड करना है, D3 फाइंड करना है। pth डेसाइल कैसे फाइंड करते हैं, n+1/10 मल्टीप्लाइड बाय pth ऑब्जर्वेशन, ठीक है। pth डेसाइल कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ n+1/10 मल्टीप्लाइड बाय pth ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे n की जगह जो भी आएगा वो पुट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड डेसाइल फाइंड करना है, तो p की जगह क्या पुट करोगे, 3, ओके। और सिमिलरली आप फाइंड कर लेना, जैसे अभी हमने क्वार्टाइल फाइंड किया था, आपका आंसर आ जाए, ओके। हम 9th की जगह इसके लिए क्या कर रहे हैं, अब 10th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। 10th वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इफ देयर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग 30 and 20 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एक ग्रुप में 30 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे वाले ग्रुप में 20 ऑब्जर्वेशन है, एंड पहले वाले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन 50 है, दूसरे वाले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन 60 है। आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। यहाँ पे देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ जो जो डेटा गिवन था। n1 कितना गिवन है, पहले वाले ग्रुप में 30 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे वाले ग्रुप में 20 ऑब्जर्वेशन है। पहले वाले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन 50 है, दूसरे वाले ग्रुप का अरिथमेटिक मीन 60 है, यही था ना, ओके, यही है। आपको क्या करना है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, n1 बार प्लस n2 बार अपॉन n1 प्लस n2। कर लो फटाफट से, 30 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस
20 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 30 प्लस 20 कितना आ रहा है देखना। 30 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो गया 1500 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना हो जाएगा 1200 करके देख लो। 20 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना हो गया 1200, तो 1500 प्लस 1200 कितना हो गया 2700 डिवाइड बाय 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। 2700 डिवाइडेड बाय 50, 2700 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है 54। ये कितना आ रहा है 54। कौन सा ऑब्जर्वेशन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, ओके। इसके अलावा देखना 12th वाला देख रहे हैं, कंबाइंड हार्मोनिक मीन के ऊपर बेस्ड है। 12th वाला क्वेश्चन आपका कंबाइंड हार्मोनिक मीन के ऊपर बेस्ड है। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज अ हार्मोनिक मीन एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशंस, देन द कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या H1 का वैल्यू कितना गिवन है, ध्यान से देखना। H1 का वैल्यू कितना गिवन है, दूसरे कलर से लिख रहा हूँ। H1 कितना गिवन है 75, H2 कितना गिवन है 65, N1 कितना गिवन है 15, N2 कितना गिवन है 13। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या देखे थे हमने, N1 प्लस N2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या था N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। वैल्यूज पुट कर दो फटाफट से। 15 प्लस 13 अपॉन N1 अपॉन H1, तो 15 अपॉन 75 प्लस 13 अपॉन 65। 15 1 जा 5 जा, 13 1 जा 5 जा। 15 प्लस 13 कितना हो गया 28 डिवाइड बाय 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 5। ठीक है, ये 5 जो है न्यूमरेटर में चला गया। 28 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 14 जा, 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ गया 70। ठीक है 70, ऑप्शन नंबर। क्लियर, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस है। क्या होगा आपके ऑप्शन से ही क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूले से ही क्या होगा, फॉर्मूले के अंदर से वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन भी देखो बता दे रहा हूँ। 13 आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है किस चीज का, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन टिल 1/n। यहाँ पे जो आपके ऑब्जर्वेशन जो क्या है 1/1 पहले 1/1 ही क्या होगा 1/1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन टिल 1/n। हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए, हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है हार्मोनिक मीन फाइंड करने का, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। यही होता है कि नहीं, फटाफट से बोलो। हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है 1/1 से, बाद में 1/2 है, बाद में 1/3 एंड सो ऑन टिल 1/n। पूरे मिला के कितने ऑब्जर्वेशंस है n है, पूरे मिला के कितने ऑब्जर्वेशंस है n है अपॉन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 ही आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 आएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 एंड सो ऑन, 1/n का रेसिप्रोकल n। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टिल n। ये क्या चीज है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी हम ये इसका फॉर्मूला देख चुके हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे फाइंड किया जाता है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कैसे फाइंड किया जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय n + 1/2। ओके, ये 2 क्या होगा न्यूमरेटर में चला गया, तो क्या आ रहा है 2n अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय n + 1। n और n कैंसिल हो, आंसर क्या आ रहा है 2 अपॉन n + 1। ठीक है, 2 अपॉन n + 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं 14th वाला, ये फेवरेट क्वेश्चन में होते हैं। ठीक है, बहुत बार पूछते हैं। आपको क्या दिया देखो यहाँ पे, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम A to B एट द रेट ऑफ 500 km/h एंड कम बैक्स फ्रॉम B to A एट द रेट ऑफ 700 km/h। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है एरोप्लेन का। स्टूडेंट यहाँ पे क्या करता है 500 + 700 डिवाइडेड बाय 2 और हो गया उसका गलत। ठीक है, एवरेज स्पीड फाइंड करना था तो उसने अगर अरिथमेटिक मीन यहाँ पे फाइंड कर लिया तो उसका हो जाएगा गलत। यहाँ पे अगर वो आंसर टिक करके आ जा रहा है 500 + 700 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना होगा 1200/2 यानी कितना 600। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे 600 टिक करके आ गया तो उसका हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों, समझो। जब भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड करने को बोला है तो आप क्या फाइंड करोगे, हार्मोनिक मीन फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, हार्मोनिक मीन फाइंड करोगे, ना कि अरिथमेटिक मीन। उसके पीछे का रीजन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे जो खाली स्पेस है उसमें बता दे रहा हूँ। तो लेट सपोज करो A से B का जो डिस्टेंस है वो कितना है x।
ए से बी का डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है जाते समय 500, कितना टाइम लगेगा ए से बी पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना टाइम लगेगा x अपॉन 5, क्लियर। बी टू ए जब जा रहे हैं, ठीक है, बी टू ए जब जा रहे हैं तो स्पीड कितना है 700, डिस्टेंस तो इतना ही रहेगा ना, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस x था तो बी से ए का डिस्टेंस भी कितना रहेगा x ही रहेगा, तो बी से ए जब हम वापिस आ रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा x अपॉन 700, कितना टाइम लगेगा x अपॉन 700, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ओके। स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, बताना पूरा मिला के हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी और बाद में बी से ए, x प्लस एक्स, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने x प्लस एक्स, कितना हो गया 2x, पूरा मिला के टाइम कितना लिया है x अपॉन 500 प्लस x अपॉन 700, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 7, x और x कैंसिल आउट, क्या चीज आ गई है समझ में आ रहा होगा ना, 2 अपॉन 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 700, यही चीज है ना। हार्मोनिक मीन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे क्या आती है, दो स्पीड गिवन थी ना आपको 500 और 700, तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 2, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 500 और 700 के रेसिप्रोकल का सम, 1 अपॉन 500 प्लस 1 अपॉन 700। ये तो मैंने यहाँ पे आपको रीजनिंग दिया, एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर लो। मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा के दे दिया था कि अगर आपको दो ही ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उसका अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे आप, दो ही ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उसका अगर आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, 2ab अपॉन a प्लस बी यूज कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 700 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 700 कितना हो गया 1200, कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 700 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आ रहा है 583.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 583.33 किलोमीटर पर, ठीक है। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का यूनिट है वही क्या होगा, हार्मोनिक मीन का यूनिट रहेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ओके। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहिए मुझे तो ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, ओके। यहाँ पे देखना 16th नंबर का क्वेश्चन, 16th नंबर का क्वेश्चन, two variables x and y are given by y equals to 2x minus 3 if the median of x is 20 what is the median of y। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ओके। क्या होगा, अभी तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था आपको कि क्या होता है, जो मीन है मीडियन है मोड है, ये क्या होते हैं, तीनों अफेक्ट होते हैं किससे, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी और चेंज ऑफ स्केल से भी। और यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे, y को रिप्लेस कर देना, यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड करना है, आपको मीडियन ऑफ x गिवन है, आपको मीडियन ऑफ y फाइंड करना है। आप y को किससे रिप्लेस कर दोगे, मीडियन ऑफ y से, और x को किससे रिप्लेस कर दोगे, मीडियन ऑफ x से। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें आपको क्या करना है, y को रिप्लेस करना है मीडियन ऑफ y से और x को रिप्लेस करना है मीडियन ऑफ x से, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, y को रिप्लेस कर दिया मीडियन ऑफ y से इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स मीडियन ऑफ x माइनस 3। मीडियन ऑफ x कितना गिवन है 20, पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना 40, 40 माइनस 3 कितना आ रहा है 37। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे नहीं, कितना इजी, ठीक है, बहुत आसान था, ओके। देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछते भी हो लोग, इतने आसान क्वेश्चन से तो भी क्या करते हैं एग्जाम में पूछते हैं, हमें तो वो फायदा ही है ना। अगर इतने इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि 5 सेकंड 10 सेकंड में हो जा रहे हैं तो हम तो क्या चाहेंगे पूरा पेपर ही ऐसा आ जाए जैसे हमारे मार्क्स बढ़ते ही जाए वैसे, ओके। 17 दिखना, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स u एंड v आर गिवन बाय 2u प्लस v प्लस 7 इक्वल्स टू 0। जरूरी थोड़ी ना हर बार वेरिएबल x और y के इसमें गिवन रहा है, कुछ भी दे सकता है, उसने u और v दे दिया इस बार, ठीक है, बट प्रॉपर्टी तो आपको वैसे की वैसे अप्लाई करनी। एंड इफ द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, देखो इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन जो है u का कितना गिवन है 10, आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है v का, आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है v का, क्लियर। सिंपली क्या करना रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, आप u की जगह रिप्लेस कर दोगे u बार से और v को रिप्लेस कर दोगे v बार से, ठीक है। ये जो आपको रिलेशन गिवन है इसमें आप क्या करोगे, ये जो आपको रिलेशन गिवन है इसमें आप क्या करोगे, u को रिप्लेस कर दोगे u बार से और v को रिप्लेस कर दोगे v बार से, क्या आएगा 2u बार प्लस v बार प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ u गिवन है कितना 10, तो u बार की जगह पुट कर दो 10, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस v बार प्लस 7 इक्वल्स टू 0।
तो वी बार कितना आ गया -27, कितना आ रहा है -27। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया 20, एंड 20 प्लस 7 कितना हो गया 27। तो 27 प्लस वी बार इक्वल्स टू 0, तो वी बार कितना हो जाएगा 0 - 27, यानी कितना हो गया -27। ऑप्शन नंबर क्लियर है? ओके, एक और देखो फटाफट से बता रहा हूँ। 18 एक मोड का भी देख लेते, मीडियन और मीन का देखे, अरिथमेटिक मीन का, मोड को क्यों छोड़ना, उसको भी कर लेते अभी। 18th वाला क्वेश्चन देखना, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय, रिलेशनशिप गिवन है आपको x और y के बीच में, दोनों के बीच का इक्वेशन गिवन है, x - y - 10 इक्वल्स टू 0, और आपको मोड ऑफ x पता है कितना है 23 है, मोड ऑफ x कितना है 23 है, देन द मोड ऑफ y इज, देन द मोड ऑफ y इज, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या करेंगे हम, x को रिप्लेस कर देंगे मोड ऑफ x से, यहाँ पे हम क्या करने वाले, x को रिप्लेस करेंगे मोड ऑफ x से, एंड y को रिप्लेस कर देंगे मोड ऑफ y से। मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मोड ऑफ x कितना गिवन है 23, तो 23 माइनस मोड ऑफ y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ रहा है 23 माइनस 10 हो गया 13, तो 13 माइनस मोड ऑफ y, 13 माइनस मोड ऑफ y इक्वल्स टू 0 implies मोड ऑफ y इक्वल्स टू व्हाट 13, ठीक है। मोड ऑफ y कितना आ रहा है 13, क्लियर है? ऐसा आसान एकदम, ठीक है। 19th देखना, क्वेश्चन नंबर 19th, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x गिवन है आपको 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y गिवन है 15, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y क्या रहेगा पूछ रहा है वो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y क्या रहेगा। देखो ये रब कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान में होगा सभी को, z इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय y, मैंने क्या करा x मल्टीप्लाइड बाय y को क्या लिख दिया z, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल्स टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, है ना। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कितना गिवन है 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y कितना गिवन है 15, आंसर कितना आ गया 150। आपका z मतलब ही क्या है xy, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय y कितना आ गया 150। इतने आसान क्वेश्चंस, और क्या पूछेंगे बोलो, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन तो और बन ही नहीं सकते ना, ये 2 सेकंड 5 सेकंड के क्वेश्चंस है, 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपके आंसर आ जाएंगे, इतने आसान क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। 20 देखना, क्वेश्चन नंबर 20, ये मैं रब कर रहा हूं एक बार, रीड करो क्वेश्चन। इफ द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस आर बोथ 15, देन द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन इज, घुमा रहा है सिर्फ वो क्वेश्चन, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन को। क्या बोला है कि 10 ऑब्जर्वेशंस है, डेटा में कितने ऑब्जर्वेशन है 10 ऑब्जर्वेशंस है, और उसका अरिथमेटिक मीन भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि डेटा में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी का वैल्यू भी कितना होगा 15 ही होगा, इसके लिए अरिथमेटिक मीन भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है हार्मोनिक मीन भी कितना आएगा 15 ही आएगा। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए अभी सेट बी के, ओके। सेट ए के भी देखना, सेट ए के भी हम कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, फटाफट से देखो। 5th, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर। ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे आपको क्या है, पहला वाला जो ग्रुप गिवन है और जो आखिरी वाला ग्रुप गिवन है, ठीक है, तो आपको पता नहीं है पहला वाला ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और आपको पता नहीं कि आखिरी वाला ग्रुप कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे देखो आपको क्या गिवन है, लेस देन 20, पहला वाला ग्रुप आपको क्या गिवन है लेस देन 20, और आखिरी वाला ग्रुप आपको क्या गिवन है मोर देन 100, ठीक है। अब लेस देन 20 यानी क्या है, पता नहीं ना, 20 से नीचे तो कितनी सारी चीज है, ठीक है, 0 से 20 है कि 10 से 20 वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ क्या बोला लेस देन 20, ओके। लेस देन 20 यानी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 20 तक भी ले सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं, ओपन एंड हो गया, क्लियर। अगर वहां पे बोला होता था पहला ग्रुप 10 से 20 है, तो हमें पता है कि जो वैल्यूज है वो क्या होगा 10 से 20 के बीच में लाया करेगी, बट यहाँ पे लेस देन 20 बोला तो पता ही नहीं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओपन एंड हो गया। मोर देन 100, मोर देन 100 तो क्या होगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। ऐसा नहीं बोला ना कुछ कि 100 से 120 है या 100 से 110 है वगैरह, मोर देन 100, तो ये क्या हो गया, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। ओपन एंड क्लासिफिकेशन में सबसे बेस्ट मेजर कौन सा होता है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन में सबसे बेस्ट मेजर कौन सा होता है आपका, मीडियन, ठीक है। देखिए मीडियन में देखो, मीडियन फाइंड करते वक्त आपको क्या है, जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या है, सबसे स्टार्टिंग का और सबसे आखिरी का, उन ऑब्जर्वेशंस की आपको जरूरत पड़ती नहीं। मीडियन फाइंड करते वक्त क्या आपको बीच के ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ रही, ओके। तो जब भी ओपन एंड क्लासिफिकेशन है तो बेस्ट मेजर कौन सा रहेगा, मीडियन, ओके। क्या होता है, मीडियन।
क्लियर। 6th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी क्या आएगा, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट अफेक्ट, अभी जस्ट हमने देखा। 5th वाले क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से घुमा के पूछ लिया बस, आंसर क्या आएगा इसका भी, मीडियन। ठीक है, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है, कौन सा है, मीडियन। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, आप खुद ही देखो ना, डिस्क्रीट डेटा में जब आप मीडियन फाइंड करते हो तो कैसे क्या आता है वो, अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो n+1/2 है ऑब्जर्वेशन, और अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो क्या होता है, अरिथमेटिक मीन ऑफ n/2 एंड n/2+1 ऑब्जर्वेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन और आखिरी ऑब्जर्वेशन कुछ भी डिपेंडेंट है कि आपका मीडियन नहीं। इसके लिए क्या हो रहा है, चाहे ओपन एंड क्लासिफिकेशन आपको दिख जाए तो बेस्ट मेजर कौन सा रहेगा, मीडियन। चाहे आपको बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कौन सा मेजर आपका अफेक्ट नहीं होता है, तो भी आंसर क्या रहेगा, ओके। 8th वाला देखो, 8th वाला रीड, 7th वाला सॉरी 7th वाला करना। इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ध्यान से, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। अभी जस्ट मैंने बोला कि अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो मीडियन क्या होता है, जो मिडल वैल्यूज है उसका अरिथमेटिक मीन, एनी ऑफ द 2 मिडल मोस्ट वैल्यू नहीं, अरिथमेटिक मीन उसका, द सिंपल एवरेज ऑफ दिस 2 मिडल वैल्यूज, करेक्ट है, सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, तो सिंपल एवरेज ऑफ दिस 2 मिडल वैल्यूज, यही करेक्ट रहेगा। ओके, एक और देखना 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। इज नॉट यूनिकली डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा आ सकता है। इसके लिए मैंने बोला था कौन से सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर मैंने आपको बोला था वो एक से ज्यादा आ सकता है, मोड। ठीक है, मोड जो है वो आपका यूनिकली डिफाइंड नहीं होता है, आपको जो डेटा गिवन है उसका मोड एक से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है, ओके। 12th डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर है, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। ठीक है, तो क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, या फिर एक और क्या चीज होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, मुझे तो वो वाला याद है। ठीक है, और दूसरा वाला भी मेरे ख्याल से ऐसा ही था कुछ, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 टाइम्स मीन माइनस 3 टाइम्स मीडियन। करके देख लेते हैं ना, कुछ भी डाउट होगा तो क्यों उसको टिक करके आना, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीन माइनस 3 टाइम्स मीडियन। ओके, यहाँ पे देखना है माइनस मोड, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस मोड, ये 3 टाइम्स मीन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस 3 टाइम्स मीडियन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। आखिरी में देखो क्या हो जा रहा है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, एक प्लस मीन था यहाँ पे जाके -3 मीन। बात समझ में आ रही, देखो मैं लिख के अच्छे से बता दूं, एक सेकेंड, ये देखो, इसको आप ऐसा लिखोगे ना, मीन -3 मीन प्लस 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, मोड। पक्की बात, ठीक है। ये जो 3 टाइम्स मीन आपका यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ जाके क्या हो गया, निगेटिव, एंड यहाँ पे जो -3 टाइम्स मीडियन निगेटिव था, यहाँ जाके क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर, तो मीन -3 मीन कितना होगा, -2 मीन, ये क्या हो गया, वही चीज आ गई ना, मोड इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, तो पहले वाले इसमें ही वो चीज आ जाती। ओके, 15th देखना, 14 देख लो पहले, चलो 14 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड फॉर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। आपको जो डेटा में ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो सब क्या है, डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है। उस केस में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप रहेगा, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, क्लियरली दिया है डिस्टिंक्ट। ठीक है, कौन सी चीज आ रहा है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, 15th देखना, 15th, व्हेन अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसीडर्ड। वो जो फर्म है, ठीक है, उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो आप कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे कंसीडर नहीं कर पाओगे, कौन सा नहीं कर पाओगे, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन देखो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे यहाँ पे लेट सपोज करना 2022 में प्रॉफिट हुआ था कितना, 5000 का, और 2023 में जो है नुकसान हो गया है कितने का, 2000 का। नुकसान मतलब ही क्या हो रहा है, माइनस। ठीक है, तो 2022 में प्रॉफिट हुआ था कितने का, 5000 का, और 2023 में नुकसान हो गया कितने का, 2000 का।
अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करोगे तो क्या होगा, 5000 मल्टीप्लाइड बाय -2000 टू दी पावर 1/2। 5000 मल्टीप्लाइड बाय -2000 करोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो क्या, नहीं। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर ही नहीं सकते। बात समझ में, अरिथमेटिक मीन तो आप फाइंड कर पाओगे, यहाँ पे मीडियन भी फाइंड कर सकते हो, मोड भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आप फाइंड नहीं कर पाओगे। अगर आपके पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है और निगेटिव ऑब्जर्वेशन, और जब आप उसका प्रोडक्ट कर रहे हो तो निगेटिव आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड ही नहीं कर पाओगे। अगर आपका प्रोडक्ट जो है निगेटिव आ रहा है तो उसका आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक। 16th देखना, क्वार्टाइल्स आर दी वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू कितने पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। क्या होगा, 4 इक्वल पार्ट्स। डेसाइल्स कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 10 इक्वल पार्ट में। परसेंटाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में, क्लियर, ओके। एक ये जो 17th वाली चीज है, ठीक है, नोट्स में लिखनी रह गई थी, बट हमारे रेगुलर क्लास के जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है ये चीज। क्वार्टाइल्स जो है, क्वार्टाइल्स जो है उसको हम ग्राफिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्वार्टाइल्स जो है उसको हम ग्राफिकली किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, ऑजाइव्स के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, ऑजाइव्स के, क्लियर, ओके। 18th देखो, 18th, which of the following measures possesses mathematical properties, which of the following measure possesses mathematical property। mathematical property मतलब क्या होता है, ये चीज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। क्या होता है, अरिथमेटिक मीन के इसमें तो आप लिख सकते हो ना, y बार इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय x बार, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी क्या होता है, आपका चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज इक्वल्स टू a प्लस बी टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x, या फिर हार्मोनिक मीन ऑफ y इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस बी टाइम्स हार्मोनिक मीन ऑफ x। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के केस में मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखने को मिल रही, बट क्या हो रहा है, अरिथमेटिक मीन के केस में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, ये जो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोजेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे उसने एक ऑल ऑफ दिस भी ऑप्शन दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, हार्मोनिक मीन जो है, हार्मोनिक मीन जो है उसको भी क्या कर पा रहे हो, आप फाइंड तो कर ही पा रहे हो ना, ठीक है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हार्मोनिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला भी है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। बात समझ में, ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी क्या था, हमने क्या देखा था कि ज्योमेट्रिक मीन का भी फॉर्मूला तो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस टू दी पावर 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। या फिर z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय y, तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। z इक्वल्स टू x अपॉन y, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इक्वल्स टू क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ध्यान आ रहा है, ठीक है। लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉग ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। या फिर एक और चीज हमने क्या देखा था ज्योमेट्रिक मीन केस में, कि आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, वो क्या रहेगा, अगर y इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय x है, k इज कांस्टेंट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y क्या रहेगा, k मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। तो सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी छोड़ दो आप, ये वाली जो प्रॉपर्टी, इसको अगर आप साइड कर देते, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी को अगर आप साइड कर देते तो बाकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज तो आपको ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर ऑल ऑफ दिस भी टिक करके आ सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ दिस भी टिक करके आ सकते हो। बट ये वाली जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल की ये वाली जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये सिर्फ किस में देखने को मिलेगी आपको, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, ओके। इसके बाद देखना 20 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज बेस्ड ऑन कितना, इज बेस्ड ऑन 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज, इज बेस्ड ऑन 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज। आपको ध्यान में आ रहा होगा, मीडियन जो है वो क्या करता है, डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन जो है वो डेटा को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है डेट इज बेस्ड ऑन सेंट्रल 50, इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द सेंट्रल वैल्यूज, कौन सा, मीडियन, ठीक है। मीन फाइंड करते वक्त, मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या है, सभी ऑब्जर्वेशंस को लेना पड़ेगा, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप कोई भी ऑब्जर्वेशन को वहां पे इग्नोर नहीं कर सकते। मोड में भी क्या, आपको हर ऑब्जर्वेशन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। बट मीडियन में वो चीज नहीं है, मीडियन में वो चीज नहीं है। मीडियन में क्या होता है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन है तो मीडियन क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन से मतलब है, कौन सा, जो मिडल वैल्यूज है, जो आपको डेटा सेट गिवन है उसके जो 2 मिडल वैल्यूज है उसका अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, मीडियन आ जाएगा। और वही अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे तो एक ही मिडल वैल्यू रहेगी और वही क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। बात समझ में आ गई, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, मीडियन। क्लियर, समझ में आ गया सभी को, ओके। इसके अलावा देखो, इसके अलावा और क्या चीज़ है, पहला देख लो,
measures of central tendency for a given set of observation measures the scatterness of the observation. सेंट्रल टेंडेंसी जो स्कैटरनेस नहीं मेजर करता, स्कैटरनेस कौन मेजर करता है? डिस्पर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये करेक्ट है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्या मेजर करता है? सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसके अलावा सेकंड में देखना, व्हाइल कंप्यूटिंग द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी अज्यूम दैट द क्लासेस और ऑफ इक्वल लेंथ, द क्लासेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। ये वाला अजम्पशन तो नहीं लेते, जो क्लासेस है उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकता है। ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास या नन ऑफ दिस। बात समझ में आ रही? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो पक्के में क्या है? ऑप्शन नंबर बी तो क्या है? पक्के में आपका गलत है। एक सेकंड वेट करो, ऑप्शन नंबर बी तो क्या है आपका? पक्के में गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर या तो आपका ए और सी में से रहेगा। आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका? ए और सी में से रहेगा। ऑप्शन नंबर बी गलत किया, समझ में आ गया, ठीक है। देखो जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी अरिथमेटिक मीन फाइंड करोगे तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके जो क्लासेस है, ठीक है, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, ध्यान में आ रहा होगा आपको, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हो, फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं? डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। फिर मैंने आपको एक चीज क्या बोला था, यहाँ पे जो एक्स आई है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जो आपका एक्स आई वो क्या रहेगा? आपका क्लास मार्क रहेगा, ठीक है, उस ग्रुप का मिडल वैल्यू रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिडल वैल्यू ऑफ दैट क्लास, ठीक है। जो आपका क्लास 10 से 20 है और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 15 है। यहाँ पे क्या होगा? 10 से 20 को हम क्या करेंगे? 15 से ही लिखेंगे, ठीक है। ये 10 से 20 को हम क्या लिखेंगे? 10 से 20, आपका ग्रुप जो है क्या है? 10 से 20 है, तो उसका मिडल वैल्यू क्या रहेगा? 15, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 करो। बात समझ में? दूसरा ग्रुप जो है वो क्या है? 20 to 30, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 है, इसका मिडल वैल्यू कितना आएगा? 25। यहाँ पे आप क्या करोगे? 25 मल्टीप्लाइड बाय 20। बात समझ में आ गई? 25 मल्टीप्लाइड बाय 20। क्लियर हो गया सभी को? ओके। यहाँ पे अजम्पशन कौन सा रहता है? मिडल वैल्यू वाला रहता है। यहाँ पे अजम्पशन कौन सा रहता है? मिडल वैल्यू वाला। ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? फोर्थ वाला देखना, फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला वाला ऑप्शन क्या है? यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकेंड ऑप्शन, यूजुअली मीडियन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। थर्ड, मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मली ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ध्यान रखो कभी भी ये जो क्वेश्चन है बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है आपको और ऐसा कुछ भी बोला नहीं, ओपन एंड क्लासिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, वो तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया कि जब आपको ओपन एंड क्लासिफिकेशन गिवन है, जब आपको ओपन एंड क्लासिफिकेशन गिवन है तो उस केस में बेस्ट मेजर कौन सा होता है? मीडियन, ठीक है। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उस केस में बेस्ट मेजर हम यूजुअली किसको मानते हैं? अरिथमेटिक मीन को। बेस्ट मेजर किसको मानते हैं? यूजुअली अरिथमेटिक मीन को। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, इसका भी आंसर आप क्या बोलोगे? अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड मेजर जो है, ठीक है, सब मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो भी क्या होता है आपका? अरिथमेटिक मीन ही। ध्यान रहेगा, ओके। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सेट ए और सेट बी के कंप्लीट करे। यहाँ पे हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरा कंप्लीट हो गया। एक क्लास और करेंगे, उसमें क्या होगा? डिस्पर्शन छोटा है, ठीक है, और क्या होगा? जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो डिस्पर्शन भी क्या होगा? अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर हम पूरा कंप्लीट कर दें। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। आप लोग देख रहे होंगे हम पूरे सेट ए सेट बी के ऑलमोस्ट 85-90% क्वेश्चंस कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जा रही है, पूरे के पूरे फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टी सब कुछ रिवाइज हो जा रही है। तो ये जो रिवीजन सीरीज है इसके लेक्चर्स आप अच्छे से देख लेते हो तो आपके इजीली 80+ मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पहले पढ़ाई करी होगी तो। और जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो और पूरा ध्यान लगा के देख रहे हैं उनके भी 60+ तो आराम से बन ही जाएंगे, ओके। होप सो आपको ये रिवीजन सीरीज बहुत हेल्प कर रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे तो क्या करोगे आप? लाइक कर दोगे, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड क्या करना रहेगा आपको? नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा? जो भी नए नए लेक्चर्स अपलोड होंगे उसका आपको क्या होगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
और एक जरूर से क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगी, पूरी स्टैटिस्टिक्स वगैरह की, और आपके डाउट्स वगैरह भी आपकी क्या है व्हाट्सएप भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम वगैरह पे भी पूछ पाओ। ओके, तो एक अभी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे डिस्कशन को भी कंप्लीट करेंगे। ओके।